हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे यूरो स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। ये कन्वेंशनल क्राइटेरिया है, बहुत साल पहले जो डिवाइस किया गया था और काफ़ी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए कि किस आदमी को कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा का ज़रूरत है या नहीं और किसके लिए क्या कट ऑफ होगा। हर आदमी आज इंटरनेट पे, मेरे जो चैनल पे कई लोग हमें एलडीएल का रिपोर्ट्स भेज देते हैं, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट भेज देते हैं। मेरा एलडीएल इतना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, मुझे दवा की ज़रूरत है या नहीं, मुझे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं, मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं, इस बारे में बताएं। ये स्कोरिंग सिस्टम के बारे में आज जानना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये एक बेसिक आइडिया में देता है कि एक्चुअल में ये एक सिंगल पैरामीटर से डिसाइड नहीं होता, मल्टीपल पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये डिसाइड होता है कि एक व्यक्ति का गिवन कट ऑफ गाइडलाइंस का के हिसाब से कितना है और उस व्यक्ति को कितने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये रूटीन लोगों के लिए, जो लोग को भी अगर किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले से अगर किन्हीं को हार्ट अटैक आ चुका है, तो वैसे लोगों के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई रिस्क क्राइटेरिया होता है। इसमें अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है या ऑलरेडी उनको डायबिटीज़ है, उनको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। उनका एलडीएल का कट ऑफ 70 माना जाता है, यानी 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे उनका एलडीएल मेंटेन करना पड़ता है। डायबिटिक लोगों के लिए ट्राइग्लिसराइड्स भी 250 के ऊपर अगर जाता है तो हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह में और सीकेडी पेशेंट्स में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जिनको वेरी हाई इंडिविजुअल रिस्क माना जाता है, उनके लिए ये यूरो स्कोरिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल बाकी लोगों के लिए कि उनको कोलेस्ट्रॉल का किस लेवल तक अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत है और किस एलडीएल लेवल्स तक उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, किस बी लेवल के बियॉन्ड तक वो दवा पर चला सकते हैं, वो चीज़ों को समझने के लिए ये स्कोरिंग सिस्टम ज़रूरी है। ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, लगभग 15-20 ईयर्स पहले यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज भी अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्लिनिक पर, अपने घरों पर या जहाँ पर भी आप पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, अगर डॉक्टर्स हैं आप तो, या अगर आपके पेशेंट्स या फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके यूज़ कर सकते हैं ये समझने के लिए कि आपका रिस्क स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से रिस्क कितना है। और आप खुद के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना है, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे आपका कट ऑफ कितना है और आपको कितने एलडीएल लेवल्स तक मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग और मैनेजिंग योर लिपिड लेवल्स एंड मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग कि आपका मृत्यु दर या आपको प्रॉब्लम होने का चांस कितना है, 10 साल में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने का चांस कितना है। यूरो स्कोर एक्चुअल में 2 तरह के चार्ट से ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक लो रिस्क स्कोरिंग और एक हाई रिस्क स्कोरिंग। उसमें एक्चुअल में क्योंकि चार्ट बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बनाया गया था, तो उनके 2 चार्ट्स थे। एक चार्ट उन्होंने दिया था कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या लाइफस्टाइल रिस्क के हिसाब से रिस्क ज़्यादा है, उनको हाई रिस्क कंट्रीज़ बोला था, और एक चार्ट माना था जिसमें लो रिस्क कंट्रीज है जहाँ कंपेरेटिवली उनको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक का प्रेवलेंस कम है, तो वहाँ पे वो चार्ट यूज़ करने को बोला था। अब इनमें से इंडिया के हिसाब से कौन सा चार्ट वैलिड है कह पाना मुश्किल है। मेरे ख्याल से तो आपको हाई रिस्क वाला चार्ट ही मानना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट अटैक आने का चांस यूरोपियन पॉपुलेशन से कहीं गुना ज़्यादा है। डायबिटीज़ का ऑनसेट भी 10 साल पहले हो जाता है, हार्ट अटैक का ऑनसेट भी यूरोपियन सोसाइटी से 10 साल पहले हो जाता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेस वगैरह इतना ज़्यादा है कि हमारे पॉपुलेशन में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इंडिया इज़ कंसिडर्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंडियन सोसाइटी के लिए इन दोनों में से जो हाई रिस्क चार्ट है वो आप माने। हालांकि ये दोनों चार्ट मैं आपके लिए इनका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, और ये चार्ट भी मैं काफ़ी देर तक डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने वीडियो में, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी इसे असेसमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस चार्ट के बेसिस से आपका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन आप कर सकते हैं और आपको दवा की ज़रूरत है नहीं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा। सिर्फ बेसिकली ये 2 चार्ट्स ही मुझे आपको दिखाने थे, क्योंकि काफ़ी कॉमन लोग हमें एलडीएल लेवल्स के बेसिस पे जजमेंट करने को लोग बोलते हैं कि उनको दवा की ज़रूरत है नहीं, कितने डोज दवा की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को टारगेट करने के लिए कहते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये कॉमन पब्लिक के साथ पास ही अगर ये चार्ट रहे तो उनको खुद ही कैलकुलेट करने के लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक 1 मिनट के अंदर कोई भी अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकता है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल होगा, इसलिए इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बेसिकली ये यूरो स्कोरिंग सिस्टम जो है ये एक नंबर्स का सिस्टम है, जिसमें मल्टीपल साइड्स पे आपको आपका स्कोरिंग निकालना है।
सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए कि आपका जो पेशेंट जिसके लिए भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। मेल और फीमेल का स्कोरिंग सिस्टम अलग होता है। उसके बाद आप उसमें कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में दिया हुआ है। जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा उतना आप हायर रिस्क में जाते जाओगे। उसके बाद आप एक अपने आप को फर्दर सब डिवाइड करते हो कि आप स्मोकर हो कि नॉन स्मोकर। उसमें ऑब्वियसली मेल साइड में अलग कैलकुलेट करना है, फीमेल साइड में अलग कैलकुलेट करना है। कंपेरेटिवली ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स में अगर स्मोकर भी है तो कंपेरेटिवली उनका रिस्क स्टेटस या कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मेडिसिन का रिक्वायरमेंट उनको थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उनको एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हार्ट अटैक से बचाता है। तो इसलिए फीमेल पेशेंट्स में रिस्क लेवल्स या उनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रिलैक्स है एज़ कम्पेयर टू मेल पेशेंट्स। मेल पेशेंट्स में कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है। इसके बाद आप स्टार्टिंग सिस्टम को एज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा एज है, कितना ब्लड प्रेशर है, उसके हिसाब से आप अपना स्कोरिंग सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। और आपका सेक्स आपने कैलकुलेट किया, सेक्स के हिसाब से डिवाइड किया, स्मोकर नॉन स्मोकर स्टेटस देखा, एज और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया कि आपका स्कोरिंग सिस्टम कौन से कैटेगरी में आएगा। और उसके हिसाब से जो आपको नंबर मिलता है उसको आप मेल पेशेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फीमेल पेशेंट में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका स्कोरिंग सिस्टम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चार्ट में आप देखें कि समझ लीजिए आपका एज 60 ईयर्स है और आपका मान लीजिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 के आसपास है और आप मेल हैं, तो कंपैरेटिवली इसके हिसाब से आपका स्कोर इस टेबल पे जो नीचे का पैरामीटर है जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका कैलकुलेशन स्कोर कितने का है, वो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ब्लड कोलेस्ट्रॉल में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसके हिसाब से आपको एक रिस्क स्कोरिंग सिस्टम दिया जाता है 4, 5, 6, 7, 8। मान लीजिए आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 150 से नीचे है, उसको एक्चुअली मिलीमोल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर मिलीमोल्स पर डेसीलीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 150 से नीचे है तो आप 4 का वैल्यू लेते हैं, 150 to 200 के बीच में है तो आप 5 का वैल्यू लेते हैं, 200 to 250 के बीच में तो अंदाज से आप 6 ले सकते हैं, 250 to 300 के बीच में आप 7 ले सकते हैं और 300 से ऊपर है तो आप 8 ले सकते हैं। तो यानी ये पैरामीटर्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। यानी एक साइड पे ब्लड प्रेशर को ले रहे हैं, सिस्टोलिक कितना है, एक साइड पे आप कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ को नीचे ले रहे हैं, एक साइड पे आप सेक्स को कंपेयर कर रहे हैं, आपका स्मोकर नॉन स्मोकर स्टेटस को कंपेयर कर रहे हैं और एज को हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका रिस्क फैक्टर्स कितना है। मान लीजिए आपकी एज 60 है, एक मेल पेशेंट है, उसकी एज 60 है, वो स्मोकर है और उसका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ अराउंड 300 के ऊपर है, टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज उसका 300 के आसपास है, स्मोकर मेल पेशेंट विद अ कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ऑफ 300। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना स्कोर आएगा। मान लीजिए पेशेंट आपका मेल है, स्मोकर है, एज 60 है, यानी राइट साइड की तरफ जाते हैं। चार्ट जो है इसमें डिवाइडेड है राइट साइड वाला मेल पोर्शन के लिए। मेल में भी स्मोकर और नॉन स्मोकर 2 कैटेगरी है, तो स्मोकर के साइड पे जाते हैं। 60 वाले के एरिया में आपने कैलकुलेशन किया और वहाँ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर 300 है, ब्लड प्रेशर मान लीजिए पेशेंट का 160 है, तो 160 ब्लड प्रेशर के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया और अगर 300 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज है, यानी 8 मिलीमोल्स पर डेसीलीटर के आसपास आपका वैल्यू अगर आ रहा है, तो आपका स्कोरिंग सिस्टम लगभग 13 हुआ। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर 160 नहीं 180 है, तो आपका स्कोर हो जाएगा 18। मान लीजिए आपका आप स्मोकर नहीं, आप नॉन स्मोकर है, तो वहीं आपका फॉर 160 ब्लड प्रेशर आपका स्कोर 6 हो जाएगा, 180 ब्लड प्रेशर के हिसाब से 9 हो जाएगा। वहीं अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर कम ज़्यादा है तो ये स्कोर उस हिसाब से वेरी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पेशेंट जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया उसके हिसाब से स्कोर आएगा लगभग, अगर 160 ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज 300 से ऊपर है, एज 60 है, मेल सेक्स है, स्मोकर है, तो रिस्क स्कोर आएगा 13। अगर वो बंदा स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसी बंदे का उसी रिस्क फैक्टर और उसी कोलेस्ट्रॉल के साथ रिस्क स्कोर 6 हो जाएगा। यानी कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। वही एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए वही एक 60 ईयर ओल्ड फीमेल है और वो नॉन स्मोकर है, उसका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ वही 300 के आसपास है और उनका ब्लड प्रेशर भी 160 है। तो फीमेल पेशेंट में 160 ब्लड प्रेशर के हिसाब से 300 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल अगर है, अगर स्मोकर है तो रिस्क स्कोर उसका 5 के आसपास आएगा और अगर नॉन स्मोकर है तो उसका रिस्क स्कोर 3 के आसपास आएगा। अब इसमें जो भी वैल्यू आती है उसमें वो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मेल के सेक्स में और फीमेल सेक्स में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस स्कोर को आप कैलकुलेट करते हैं आपका 10 ईयर्स कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कंपैरिजन करने के लिए। ये एक परसेंटेज के फॉर्म में आ जाता है। अब आपको जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ उसमें आपको इससे कंपेयर करना है कि टोटल कार्डियोवैस्कुलर स्कोर आपका कितना है। मान लीजिए आपका स्कोर लेस देन 1 है
तो वहाँ पे आपका अगर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ अगर 70 से कम है तो कुछ नहीं करना है, 70 to 100 है तो भी कुछ नहीं करना है, 100 to 160 है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, दवा नहीं रखनी है। इवन 190 तक भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ है तो भी आप बगैर दवा के चला सकते हो। 190 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा है यानी 5 मिलीमोल्स पर लीटर से ज़्यादा है आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आपको वहाँ पे मेडिसिन यूज़ करना है, जो येलो जोन है इस चार्ट में वहाँ पे यूज़ करना है। मान लीजिए आपका रिस्क स्कोर आता है 1 to 5 के बीच में, तो वहाँ पे आपको अगर 100 तक आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ है तो आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में रखेंगे यानी आप ग्रीन जोन में हैं, और 100 to 190 तक आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे रखेंगे यानी 100 से ऊपर जो भी आया वहाँ अगर आपका टारगेट वैल्यूज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको उसको मेडिसिन देना है, यानी आपको 100 के नीचे तक उसको लाना है, तब आप रिस्क जोन में ग्रीन जोन में आ जाओगे। आपका एलडीएल का टारगेट ऐसे केस में 100 हुआ। जो रिस्क स्कोर अगर 1 है उसको 160 का टारगेट दिया जा रहा है, 160 के ऊपर ज़्यादा हो, इवन 190 के ऊपर भी अगर ज़्यादा हो तो उसको हम मेडिसिन तक से चला सकते हैं। 1 to 5 अगर आपका स्कोरिंग सिस्टम है तो 100 से नीचे अगर आपका जो भी है तो आपको 100 से ऊपर अगर एलडीएल जो भी आ रहा है तो आपको कंसिडर करना है ड्रग के लिए, पर पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना है। लेकिन मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल का जो यूरो स्कोर आपने निकाला वो 5 to 10 के बीच में आ रहा है या आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इवन 70 से ज़्यादा भी आ रहा है तो भी आपको ड्रग को कंसिडर करना है। और वहीं अगर आप रेड जोन में जा रहे हैं यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 100 to 160 है तो वहाँ इमीडिएट ड्रग इंटरवेंशन आपको स्टार्ट करना है। या ऑरेंज जोन में ये है कि आपको कंसिडर करना है, पहले तो लाइफस्टाइल ही देना है और अगर नहीं कंट्रोल हो तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है। पर रेड जोन में जहाँ आप आ गए वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल इंटरवेंशन स्टार्ट करना है और आपको साथ में मेडिसिन भी देना है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से ऊपर है तो। जो लोग एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में यानी यूरो स्कोरिंग के हिसाब से उनका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 70 से ऊपर भी आया, उनका रिस्क स्कोरिंग अगर 10 से ज़्यादा है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 70 से भी ऊपर आया तो भी आपको उनको मेडिसिन स्टार्ट करना है, और अगर 100 से ऊपर आए तो डेफिनेटली मेडिसिन इमीडिएटली आपको उनको स्टार्ट करना है। तो इस स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज करना है। ये स्कोरिंग सिस्टम बेसिकली सबसे इंटरनेशनली अप्रूव्ड गाइडलाइन सिस्टम है जिसके बेसिस पे आप घर पे बैठ के आपका स्कोरिंग सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप रेड जोन में हैं, हाई रिस्क आपका ज़्यादा है, सारे पैरामीटर्स आपके गड़बड़ हो रहे हैं तो फिर आपको मेडिसिन तुरंत स्टार्ट करना है। जहाँ आपका रिस्क जोन येलो जोन में है, ग्रीन जोन में है, वहाँ आप येलो जोन में तो डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, दवा ज़रूरत पड़े तो लेना है। ग्रीन जोन में है तो आपका ज़रूरत है तो ही दवा करिए, नहीं तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा। और जो बिल्कुल लाइट ग्रीन जोन में है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, 100 कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तक भी हो तो कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा होगा तो ही आपको मेडिसिन करना है। तो ये सबसे साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड है ये जज करने का कि किस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की ज़रूरत है, यानी एलडीएल का कट ऑफ किस में कितना होगा या कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ का कट ऑफ किस में कितना होगा उसको जज करने के लिए ये सबसे इंटरनेशनली रिकमेंडेड बेस्ट तरीका है आपकी मेडिसिन को स्ट्रैटेजाइज करने का। इस टॉपिक को एग्जाम्पल को ऑब्वियसली एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, पर ज़्यादातर मैंने भी इनफैक्ट डॉक्टर्स की क्लिनिक्स वगैरह पे भी देखा है कि यूरो स्कोरिंग ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं, करना चाहिए क्योंकि अंदाज से हम किसी को 130 120 लेवल्स पे या ट्राइग्लिसराइड के बेसिस पे या कुछ भी देखे या बिना देखे भी कई बार मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बेसिक जजमेंट के हिसाब से आप खुद ही आपका स्कोरिंग सिस्टम कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी कई बार क्लिनिक्स पे हर एक बंदे का स्पेसिफिक कैलकुलेट करना रिस्क स्कोरिंग मुश्किल होता है। तो आप इसको खुद ही आपके घर पर रख सकते हैं। या तो इस वीडियो में जो ये चार्ट्स हैं उसका लिंक भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद पे घर पे असेस कर सकते हैं कि आपका रिस्क स्कोरिंग सिस्टम कितना है, रिस्क प्रोफाइल कितना है, और इसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं। पर ये रिस्क स्कोरिंग सिस्टम डायबिटिक पेशेंट, किडनी डिजीज़ के पेशेंट और हार्ट अटैक के पेशेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ डायरेक्टली आपका हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हो, डायरेक्टली आप रेड जोन में आ जाते हो, डायरेक्टली आपको मेडिसिन तुरंत ही स्टार्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप वेट एंड वॉच नहीं कर सकते, उनके लिए यूरो स्कोरिंग सिस्टम नहीं है। और इंडिया के लिए आप इस तीनों चार्टों में जो हाई रिस्क वाला चार्ट है उनको ज़्यादा मानिए, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लगता है हमारी पॉपुलेशन बेस लाइन ही हाई रिस्क है, तो आप उसमें यूरो स्कोरिंग का जो हाई रिस्क चार्ट है वो देख सकते हैं। आप चाहे तो उसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर यूरो स्कोरिंग सिस्टम विद लिपिड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा, इजीली एक्सेसिबल है। और घर पर आगे इसको रख के अपने और अपने फैमिली मेंबर्स का रिस्क स्कोरिंग सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों को मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी असेसमेंट मिल जाएगा कि ब्लड प्रेशर और इससे रिलेशन में भी अगर आपको
लोअर जोन में आना है तो आपका कितना रिस्क कम हो जाएगा, आपका 10 वर्ष में मृत्यु दर कितना कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 10 वर्ष में आपका मृत्यु दर है। तो ब्लड प्रेशर से भी वो कैसे कोरिलेट होता है, एज से भी वो कैसे कोरिलेट होता है, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग से भी कितना फर्क पड़ता है, वो भी आप इसमें असेसमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रेड जोन में हैं तो उससे आपको कोशिश करना है कि ग्रीन जोन में आना है। आपका एज तो ऑब्वियसली आप कम नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर को आप कम कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो, और आपका स्मोकर नॉन स्मोकर स्टेटस को आप कम कर सकते हो। एज और जेंडर को आप मैनेज नहीं कर सकते, तो ये मतलब अनचेंजेबल रिस्क फैक्टर या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी चीज़ों को आपको कंट्रोल करके कोशिश करना है कि ग्रीन जोन में आए, ताकि कंपेरेटिवली आपका रिस्क कम हो जाए। आज के टॉपिक में हमने यूरो स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बात की, क्योंकि काफ़ी कॉमन लोग इस बारे में बात करते हैं कि हमको कितना है, हमको दवा देने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है। फिर मैं उनको नेक्स्ट मैसेज करता हूँ कि एज कितना है, जेंडर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर वो मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं अप्रॉक्सीमेटली उनको बताता हूँ। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि ये टेक्निक मैं आपको खुद ही बता दूँ, ताकि आप इसको असेस करके अपने रिस्क फैक्टर्स को असेस कर सके, और आपको कैसे ग्रीन जोन में आना है, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आप अपनी बीमारी को बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके, और अपने पेशेंट्स को बेटर तरीके से मैनेज कर सके, गलत चक्करों में ना पड़े, चीट ना हो जाए। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है, या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल के आपसे का शुक्रिया कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा, और यूरो स्कोरिंग सिस्टम के बारे में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। थैंक यू।